हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में जिसमें हम 2000 एमसीक्यू सीरीज़ का टारगेट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज उसकी 40वीं क्लास है। इससे पहले हम आपकी 39 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चन का एक सेट रखते हैं जो आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज में हमने रखे हुए हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो कंप्लीट आपका सिलेबस है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। रोजाना हमारी क्लास होती है दोपहर 1 बजे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है जो कूल्हे से शुरू होकर के घुटने के नीचे तक जाती है? बताइए। ग्लूटियस, मैक्सिमस, या फिर आपकी सार्टोरियस, या फिर आपकी मास्टर, या फिर डेल्टाइट। चारों में से कौन सा सही आपका आंसर होगा, ये आपको बताना है। बताइए। तो यहाँ बात कर रहा है सबसे लंबी मांसपेशी की। सबसे लंबी जो आपकी मांसपेशी है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ये आपकी जो सार्टोरियस होती है वह होती है। तो बी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जांघ के सामने वाले जो हिस्सा होता है उस पर तिरछी वाली जो हड मांसपेशी होती है उसी को सार्टोरियस मांसपेशी कहते हैं। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। इसे बात करें एक प्रकार से दर्जी की मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम आपकी जो पलौती है मार करके बैठते हैं तो कूल्हे और घुटने को मोड़ने में इसी मांसपेशी का सबसे अहम रोल होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जानलेवा बीमारी डिप्थीरिया मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? बताइए। आंतों को, जो आपके इंटेस्टाइन होती है उनको, या फिर जो आपकी गला और श्वास नली होती है वो, या फिर यकृत, या फिर आपका गुर्दा। बताइए। चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो जो आपका बात करें डिप्थीरिया, आपने कई बार इसको सुना होगा। डिप्थीरिया तो आपकी जो गला और आपकी श्वास नली होती है, ठीक है, जो आपका गला होता है श्वास नली, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 20 का सही आंसर बिल्कुल होगा आपका। व्याख्या देख लेते हैं। डिप्थीरिया नामक जो आपकी बीमारी होती है ये एक प्रकार से एक जीवाणु के द्वारा फैलती है। ठीक है। जिसे बात करें इसकी व्याख्या की, तो ये जो बीमारी है आपकी, ये एक बैक्टीरिया, आपसे ऐसे पूछा जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताइए आपका हैजा किसके कारण। तो इस प्रकार से किस मतलब कि जो रोग होते हैं किससे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, या फिर आपके कवक द्वारा होते हैं। इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि डिप्थीरिया किससे होने वाला बीमारी, तो ये आपका जीवाणु से होने वाली बीमारी है। सिम्टम्स आपको कैसे दिखाई देते हैं? तो मुख्य रूप से बात करें, जो आपका गला होता है और जो टोन्सिल्स होते हैं, कहते नहीं आपका जो टोन्सिल्स है वो फूल गए हैं, ठीक है, तो उन पर ये हमला करता है। ठीक है। यह गले के अंदर एक मोटी और भूरे रंग की जाली बना देता है, जिससे सांस लेने में जो है भारी तकलीफ होती है। और मरीज का जो दम, क्योंकि आप सांस नहीं लेंगे तो आपका दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो उससे मरीज की या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है, गर्भावस्था के बाद महिलाओं में स्तनों से दूध के निर्माण को उत्तेजित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, या प्रोजेस्टेरोन। बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा? देखिए, दूध के निर्माण, एक होता है दूध का निर्माण करना और एक होता है दूध को बाहर जो है बाहर की ओर पुश करना, यानी कि दूध को निकालने में सहायता करता है। तो यहाँ पर पूछा है मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध के निर्माण, दूध को बनाने में जो हार्मोन आपका प्रमुख होता है, काम करता है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। बताइए। तो ये आपका प्रोलैक्टिन, कौन सा? आपका प्रोलैक्टिन, सी। व्याख्या देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है आपकी, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के जो अगला हिस्सा होता है उससे निकलने वाला होता है ये हार्मोन। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। ठीक है, जो स्तनों में
ग्रंथि जो होती है दूध ग्रंथि उसमें दूध बनाने का उनको निर्देश देता है, ठीक है? इसके बाद में परीक्षा में ध्यान रखें, जो आपका प्रोलैक्टिन है दूध का निर्माण करता है, जबकि जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये बने हुए दूध को जैसे मैंने बताया कि एक तो दूध के निर्माण और दूसरा दूध को बाहर पुश करने के लिए जो है एक प्रकार से ज़िम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गुर्दे के नेफ्रॉन में स्थित उस कप के आकार की संरचना को क्या कहते हैं जहां रक्त को छानने का काम होता है? लूप ऑफ हेल्से या फिर आपका बताइए लूप ऑफ हैनले, बोमन संपुट या फिर जिसको कैप्सूल भी एक प्रकार से कहते हैं, ठीक है? या फिर आपका जो ग्लेमुरस होता है वो बताइए लूप ऑफ हैनले या बोमन संपुट या फिर आपका ग्लोमेरुलस या फिर आपका यूरेटर। तो आपका जो बोमन संपुट होता है वह, ठीक है? छानने का काम करता है या फिर जहाँ पर ये छन्ने का काम होता है उसको क्या कहते हैं बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है? व्याख्या देख लीजिए नेफ्रॉन्स के शुरुआती सिरे पर एक दोहरी दीवार वाला कप जैसा हिस्सा बना होता है जिसे आप क्या कहते हैं बोमन कैप्सूल एक प्रकार से कहते हैं, ठीक है? संपुट कहते हैं। और इस कप के अंदर खून की नसों का एक गुच्छा होता है। जब खून अत्यधिक दबाव के कारण इस गुच्छे से गुजरता है तो यूरिया पानी और ग्लूकोज को छान करके इसी बोमन कैप्सूल में जो है वापस आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक सामान्य और शांत श्वसन के दौरान हम जितनी हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उस आयतन को क्या कहा जाता है? वो आपको पूछा है, बताइए। तो जो आपका ये होता है बाहर छोड़ना और इसका जो एक प्रकार से आयतन होता है, अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो एक प्रकार से वॉल्यूम होता है, उसको ज्वारीय आयतन कहते हैं, ठीक है? बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए व्याख्या देख लीजिए, जब हम आराम से बैठे होते हैं, यानी बिना किसी मेहनत के, बिल्कुल सामान्य स्थिति में, तो हर साँस में हर जो हम हैं लगभग 50 जब हम आराम से बैठे होते हैं, तो हर सांस में लगभग 500 मिलीलीटर हवा फेफड़ों में जो है भरते हैं और उतनी ही रेशो में बाहर निकालते हैं। हवा के इस नियमित आने जाने को समुद्र के ज्वार भाटे की तरह ज्वारीय आयतन कहा जाता है, ठीक है? तो जब हम पूरी ताकत लगाकर जो गहरी सांसें से लेते हैं और पूरी ताकत से फिर हवा को जो है बाहर छोड़ते हैं, तो इसे वाइटल कैपेसिटी एक प्रकार से कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कान के ठीक नीचे और जबड़े के पास स्थित शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होने पर गल स्वरोग हो जाता है? बताइए मम्स जो हो जाते हैं आपको सब लिंगुअल उसको क्या कहते हैं बताइए? सब लिंगुअल ग्रंथि कहते हैं, सब लिंगुअल ग्रंथि कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं या फिर आपका सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो ये आपका पैरोटिड ग्रंथि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरोटिड आपकी जो ग्रंथि होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड ये इसको कहा जाता है। 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए। हमारे मुंह में लार ग्रंथि के 3 जोड़े होते हैं। इनमें से पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है और यह गालों के पीछे और कान के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में पाया जाने वाला वह कौन सा अंगक है जो कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु का निर्माण करता है और जो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है जिसको तारक भी कह देते हैं या फिर लाइसोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका सेंट्रोसोम होता है यानी बी। या क्या देख लेते हैं जो आपका तारक होता है सेंट्रोसोम होता है केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। जब कोशिका विभाजित जो है होती है होने वाली होती है तो यह सेंट्रोसोम दो हिस्सों में बट जाता है और विपरीत जो है ध्रुव में यानी एक ऊपर की ओर मान लीजिए एक नीचे की ओर इस प्रकार से चला जाता है।
और जो आपकी धागे जैसी संरचना बनती है, यही धागे ही क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र को खींच करके आधा-आधा जो है बाँटने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव आँख के रेटिना का वह विशिष्ट बिंदु क्या कहलाता है जहाँ प्रकाशग्राही कोशिकाओं जो होती हैं बिल्कुल नहीं होती, कोशिकाएँ नहीं होती, जहाँ बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है? बताइए। आपका फोबिया सेंट्रलिस या फिर आपका जो अंध बिंदु होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है? वो या फिर आपकी जो मैक्युला ल्यूटिया होती है वो, या फिर आपकी जो कॉर्निया होता है वो। तो उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है? यानी कि आपका अंध बिंदु। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। रेटिना के जिस बिंदु से ऑप्टिक नर्व्स यानी जो मस्तिष्क को सिग्नल देने वाली जो नर्व्स होती हैं उन्हीं को, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। आंख से बाहर निकलती हैं जिसे आप क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क या फिर अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस जगह पर रोशनी को महसूस करने वाली जो छड़ यानी रोड्स होती है और शंकु कॉन्स भी होती हैं, कोशिकाएं बिल्कुल नहीं पाई जाती, ठीक है। इसलिए यदि प्रकाश की किरण सीधे इस बिंदु पर पड़े तो हमें कुछ भी दिखाई एकदम से नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने के लिए अति आवश्यक प्रोटीन फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन नहीं, प्रोथ्रोम्बिन। दो प्रकार के आपके प्रोटीन होते हैं जो आपके जब मान लीजिए आपको चोट लग जा रही है या फिर कहीं पर कट लग गया है और खून बह रहा है, तो उसका खून का थक्का जमाने के लिए दो आपके प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आपका एक फाइब्रोनोजिन, एक आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इसका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, ये आपसे पूछा है। अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होती है वहाँ पर, लीवर में, यकृत में, स्प्लीन यानी प्लीहा में, या फिर आपकी जो पैनक्रियाज होती है अग्नाशय वहाँ पर होती है। तो आपके दोनों दोनों जो आपके प्रोटीन हैं, यकृत, ठीक है, बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए। प्लाज्मा में मौजूद ज्यादातर जो आपके क्लोटिंग फैक्टर होते हैं यानी रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन निर्माण, इनका जो निर्माण है यकृत के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। यकृत को इन प्रोटीनों को बनाने के लिए विटामिन के की सख्त जरूरत होती है। यदि लीवर खराब हो जाए तो शरीर में ये प्रोटीन नहीं बनते हैं और मरीज को जो ब्लीडिंग यानी कि खून बहने की भारी जो है एक प्रकार से इसका खतरा हो सकता है, चोट लगने पर उसका खून नहीं रुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से मुंह के किनारे फटने लगते हैं और जीभ लाल होकर के सूज जाती है? तो जो आपका थायमीन होता है इसको बी वन कहते हैं। राइबोफ्लोविन बताइए किसे कहते हैं? राइबोफ्लोविन किसका नाम है? बायोटिन किसे कहते हैं? तो राइबोफ्लोविन जो आपका पूछा है, बी टू को यानी विटामिन बी टू को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन कहते हैं, ठीक है। ये बी फाइव होता है बायोटिन। और नियासिन आपका बी, सॉरी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन बी टू को जो है बात करें इसका रासायनिक नाम तो राइबोफ्लोविन होता है। यह हमारी त्वचा, आंखों, नसों को स्वस्थ रखने में जो है हेल्प करता है। इसकी कमी से आपके शरीर में बात करें तो एराइबो, यह हमारी त्वचा, आंखों और नसों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से एराइबोफ्लोवे एराइबो एराइबोफ्लेवी एराइबोफ्लेविनोसिस होता है, जिसके माध्यम से हम बात करें सबसे इसमें अगर आम लक्षण की बात करें तो होठों का फटना, ठीक है। और आपका जो मुंह होता है जो जहाँ से आप खाना खाते हैं उसके दोनों तरफ जो दरारें होती मतलब जगह होती है वहां पर दरारें आना, जीभ का फटना, और मतलब बैंगनी या लाल से कलर की, हल्की गुलाबी कलर की जो है आपकी जीभ दिखाई देती है, और साथ ही साथ
सूज जाती है, हल्के-हल्के दाने उस पर हो जाते हैं, ठीक है? यह दूध, अंडे और हरी सब्जियों में पाया जाता है। कौन-सा? विटामिन बी2। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हमारी किसी वस्तु को नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हट जाने के बाद भी कितने समय तक बना रहता है? तो लगभग 1/16 सेकंड, ठीक है? बी इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या। इस घटना को एक प्रकार से दृष्टि निर्बंध कहते हैं, ठीक है? यानी इसमें क्या होता है, जब हमारी आंखें किसी भी दृश्य को देखती है, किसी भी चीज को देखती हैं, तो उसे भुला नहीं पाती है। उसकी छाप रेटिना पर जो है 1/60 उसकी छाप रेटिना पर 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। जिस प्रकार सिनेमा और वीडियो जो है इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब हम बात करें, हमें 1 सेकंड में जो है 24 स्थिर चित्र दिखाए जाते हैं, तो हमारा दिमाग उनमें जो अलग-अलग सिनेमा और वीडियो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब हमें 1 सेकंड में 24 स्थिर चित्र दिखाए जाते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हीं अलग-अलग जो है नहीं समझ पाता है और वह एक लगातार चलने वाला वीडियो, ठीक है, लगने लगता है ऐसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है घाव भरने और शरीर में त्वचा को जमा रखने के लिए, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर के? तो विटामिन सी आपका, ठीक है, इसी को सुंदरता विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सुंदरता के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, त्वचा को जो है फ्रेश रखता है। नेक्स्ट उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। कोलेजन वह गोंद है जो हमारी त्वचा, रक्त वाहिकाओं और जो हड्डियां उनको आपस में जोड़ करके रखता है। जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो कोलेजन बनना बंद हो जाता है। इसके कारण मसूड़ों से खून आने लगता है, पुराने घाव फिर से खुल जाते हैं और नए घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं। इसी भयंकर बीमारी को क्या कहते हैं? स्कर्वी, जैसे आपका मसूड़ों से खून आना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जब हम गलती से किसी गर्म बर्तन या कांटे को छू लेते हैं तो तुरंत बिना सोचे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। इस प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसका मुख्य नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा है। बताइए। ये तो सभी को पता है कि आपके जो मस्तिष्क होता है वही इसको कंट्रोल करता है, लेकिन मस्तिष्क के 3 भाग यहाँ पर दिए गए हैं और एक जो आपका ऑप्शन है वो अलग है। मेरुरज्जु जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये अलग है, लेकिन 3 जो ऑप्शन है आपके बिल्कुल माइंड के, ये अलग-अलग भाग हैं, वो दिए गए हैं। इसका आंसर बताइए। हालाँकि जो आपका रज्जु है, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि यहाँ पर सर के पीछे की ओर जो आपका रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है? बताइए। देखिए, ना तो आपका मस्तिष्क में, ना सेरेबेलम में या फिर मेडुला में नहीं, ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है? उसका कार्य होता है, यानी कि वही इस चीज़ को जो है इन क्रियाओं को नियंत्रण करता है। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी प्रतिवर्ती क्रियाएँ जो होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं। इसमें जो है सिग्नल आपका दिमाग तक पहुँचाने और वहाँ से जो है फैसला लेने की, भई आपको पीछे हटाना है, हाथ नहीं हटाना है, ठीक है? इसका इंतज़ार नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें शरीर को जो है जलने या कटने का एक प्रकार से खतरा उस व्यक्ति को रहता है, ठीक है? बात करें इसके बजाय संवेदी जो नस होती है उनको सिग्नल सीधे रीढ़ की हड्डी में जाता है। वहीं से तुरंत मोटर जो नसें होती हैं उनको आदेश दिया जाता है, ठीक है? और फिर हाथ हटाओ, इस प्रकार का। तो इस शॉर्टकट रास्ते को एक प्रकार से रिफ्लेक्स ऑफ भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स ऑफ भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक के क्रिस्टल जमा होने के कारण बनती है? बताइए। देखिए आपके गुर्दे क्या करते हैं, किडनी क्या करती है, खून को छानने का काम करती है। तो खून में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, यानी जितने भी खनिज होते हैं, ठीक है, या कोई अदर वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जो है अलग निकालने का काम करती है, ठीक है, खून से अलग करने का काम करती है। तो जब मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने पीन में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या बन जाता है,
स्टोन हमारे किडनी में बन जाती है। तो उस खनिज का नाम यहाँ पर पूछा हुआ है, यौगिक कह सकते हैं एक प्रकार से। बताइए, क्योंकि एक अकेला खनिज तो नहीं मिलेगा। तो इसमें जो आपकी कुल बात करें, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, ठीक है, कौन सा? कैल्शियम ऑक्जिलेट, उसकी बनती है। ये आपको याद रखना है कि गुर्दे में बनने वाली पथरी कहीं की कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है। जब पेशा में कैल्शियम और ऑक्जिलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है, हो जाती है, और पानी की कमी होती है, तो ये दोनों मिलकर के कैल्शियम ऑक्जिलेट के कठोर नुकीले क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, टमाटर के बीज हो गए, जैसे आपके पालक, कुछ मेवे, ठीक है, इनमें क्या होता है, ऑक्जिलेट बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये क्रिस्टल गुर्दे या मूत्रवाहिनियों में फंस जाते हैं, जिससे असहनीय दर्द जो है मनुष्य को होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, जो लंबे समय तक मानसिक या शारीरिक तनाव होने पर एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है? तो आपका ये कह रहा है, मानव शरीर में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? तो आपका इंसुलिन, कौन सा? इंसुलिन। जी नहीं, इंसुलिन नहीं, सॉरी, इंसुलिन नहीं, आपका जो कार्टिसोल होता है, कौन सा? कार्टिसोल, ठीक है, याद रखना है, यानी ए इसका बिल्कुल सही है, इंसुलिन नहीं, कार्टिसोल होता है। व्याख्या देख लेते हैं। एड्रेनलिन अचानक आए खतरे, ठीक है, जैसे आपके सामने शेर आ गया या फिर सांप आ गया, ठीक है, इससे निपटता है, ठीक है, क्या करता है, इससे निपटता है। लेकिन जब तनाव लंबे समय तक रहता है, जैसे परीक्षा का प्रेशर है, नौकरी की चिंता है, या और कोई आपको जो है प्रेशर है, तो गुर्दे के ऊपर स्थित एड्रेनल ग्रंथि कार्टिलेज जो है, सॉरी, कार्टिसोल आपका हार्मोन जो होता है छोड़ने लगती है। और ये हार्मोन क्या करता है, शरीर में ब्लड जो शुगर है उसको बढ़ा देता है, ताकि दिमाग को ऊर्जा मिले। लेकिन इसके लगातार उच्च स्तर पर रहने से वजन बढ़ता है, नींद खराब होती है, इम्यूनिटी भी जो है डाउन हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये आपका जल और महत्वपूर्ण खनिजों का जो अवशोषण है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटी आंत में भोजन पूरी तरह पच जाता है और पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। वहीं पर जो तरल अपशिष्ट बचता है वह बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें जो पानी होता है उसी को सोखने का काम आपकी जो बड़ी आंत होती है करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष की कोशिकाओं में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाएं, जिससे उसमें महिलाओं जैसे कुछ लक्षण विकसित हो जाते हैं, तो इस अनुवांशिक विकार को क्या कहते हैं? बताइए। उसको क्या, उसको आपका डाउन सिंड्रोम कहते हैं? नहीं। उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं? नहीं। एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं? नहीं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है आपको उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो जो है महिलाओं जैसी हरकतें करने लगता है। व्याख्या देख लीजिए, सामान्य पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज वाले जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम जो है आपका अतिरिक्त पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, पुरुषों को जो वर्षण होता है वह छोटे रह जाते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन होता है, कौन सा, इस विकार के कारण पुरुष के वृषण छोटे रह जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन कम बनता है और वे बांझ हो सकते हैं, ठीक है, और उनमें स्तनों का विकास हो सकता है। तो कुछ महिलाओं वाले लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान कुल कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? बताइए।
तो ये आपका 36 या 38 एटीपी, सी आपका बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूरी तरह से टूटना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जहां पर ये ऊर्जा का निर्माण करता है और किस रूप में, एटीपी के रूप में करता है। इसी पूरी प्रक्रिया को एक प्रकार से बात करें, इसमें कैसे होता है, आपके जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो, इस पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार से काम करती है, ये प्रक्रिया आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो, प्लस जो आपके कार्ब्स साइकिल होता है वो, प्लस आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इस पूरी एक प्रकार से सिस्टम को मिलाकर के पूरी प्रक्रिया बनती है। इसके अंत में शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो 36 या 38 एटीपी के रूप में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों और फलों के झड़ने को बढ़ावा देने वाले और पौधों की वृद्धि को रोकने वाले पादप हार्मोन का नाम क्या है? तो ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसको पौधे का स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। जब पानी की कमी होती है तो ये हार्मोन पत्तियों के जो स्ट्रोमेटा यानी छिद्र होते हैं उसको बंद कर देता है, ताकि पानी जो है भाप बनकर ना उड़े। सर्दी या पतझड़ के आने पर यह पत्तियां और जो पके हुए फल होते हैं उनको पेड़ से गिराने के लिए यूज जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो उसमें ना तो आपका केवल एंटी ए, ना बी, ठीक है। इसमें आपका इनमें से कोई नहीं, यानी नाइदर एंटी ए नोर एंटी बी, ठीक है। तो इसमें डी बिल्कुल सही होगा आंसर। व्याख्या है, रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद होते हैं। चूंकि आपके बात करें पास दोनों, मतलब जिसके पास ये दोनों एंटीजन है, इसलिए चूंकि इसके पास दोनों एंटीजन हैं, इसलिए इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर इसमें एंटीबॉडी होती तो वह अपने ही खून पर हमला कर देता है। एंटीबॉडी न होने के कारण ही यह व्यक्ति किसी भी ग्रुप ए बी और ओ का खून जो है सुरक्षित रूप से ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा संचार में जब 4 से 8 विशेषज्ञों का एक समूह किसी विशिष्ट विषय पर दर्शकों के सामने चर्चा करता है तो इस विधि को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा हुआ है, बताइए। संगोष्ठी कहते हैं, या फिर आपका पैनल चर्चा कहते हैं, भूमिका निभाना कहते हैं, कार्यशाला। तो इसको पैनल चर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनल चर्चा, ठीक है, पैनल डिस्कशन। बी बिल्कुल सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस विधि में 4 से 8 विषय विशेषज्ञ एवं जो एक चेयरमैन होता है उसके नेतृत्व में दर्शकों के सामने किसी स्वास्थ्य समस्या से संबंधित, जैसे पोलियो, ठीक है, पल्स पोलियो टीकाकरण जो अभियान है, इस प्रकार के जो कुछ अभियान, ठीक है, किए जाते हैं, तो ये एक अनौपचारिक और खुली चर्चा के रूप में देखे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य दर्शकों को विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना, किस प्रकार से आप जो है किसी भी बीमारी को टैकल कर सकते हैं, उससे होने बीमारी से पहले होने से पहले जो आपकी चेतावनियाँ हैं, उसको कैसे आप जो है बरत सकते हैं, ठीक है, ताकि आप किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकें या फिर उसे होने से बच सकें, ठीक है। चर्चा के अंत में दर्शकों को भी प्रश्न पूछने का इसमें अवसर दिया जाता है, ठीक है, जिसका जवाब आपके जो विशेषज्ञ या फिर वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर वगैरह होता है, उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में किसी दी गई अवधि के दौरान एक विशिष्ट आबादी में किसी बीमारी के केवल
नए मामले की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये आपका इंसिडेंस, क्या इसको इंसिडेंस कहते हैं। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। यह एक विशिष्ट समय में किसी बीमारी के केवल नए मामले के प्रकट होने की दर है। यह बताता है कि बीमारी कितनी तेजी से फैल सकी रही है। यह किसी विशिष्ट समय पर बीमारी के पुराने और नए जो आपकी प्रिवेलेंस है, ठीक है, इसको प्रसार दर कहते हैं। ठीक है, नए दोनों मामले की कुल संख्या को दर्शाता है। मंदे बोलो। यह एक विशिष्ट समय में किसी बीमारी के नए मामले प्रकट होने की दर है। यह बताता है कि बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। उसके विपरीत आपके जो प्रिवेलेंस होता है यानी प्रसार दर, यह क्या बताता है किसी विशिष्ट जो आपका समय होता है उसमें बीमारी के पुराने और नए दोनों मामलों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुएं के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए या करने के लिए आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की सटीक मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो होरोक्स जो उपकरण होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य में कुएं के पानी को शुद्ध करना एक मुख्य कार्य है, ठीक है। जो आपका होरोक्स उपकरण है, उसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि पानी में मौजूद जो कीटाणु, उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी और मातृ स्वास्थ्य में मातृ मृत्यु दर की गणना सामान्यतः प्रति कितने जीवित जन्मों पर की जाती है? तो ये आपका 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। सी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो ये 1000 जीवित जन्मों के बच्चों पर की जाती है। लेकिन बात करें मातृ जो आपकी मृत्यु यानी माता की मृत्यु, उसका अनुपात जो है आपका एमएमआर, उसकी गणना हमेशा 1 लाख जीवित जन्मों पर की जाती है। गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं के कारण होने वाली महिलाओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डोट्स का पूर्ण रूप क्या है, जो टीबी के इलाज के सबसे प्रभावी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक प्रकार की अनुशंसित रणनीति है। बताइए। तो इसका फुल रूप आपका बात करें, ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म जैसे कि हमने ऊपर बताया, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका संपूर्ण रूप है। इस प्रणाली के तहत क्या किया जाता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे आपकी आशा है ये, ठीक है, और डोट्स प्रदाता होते हैं, मरीज को अपनी आंखों के सामने टीबी की दवा खिलाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मरीज कोर्स को जो है बीच में ना छोड़े, जिससे खतरनाक आपकी जो रेजिस्टेंस मल्टी ड्रग मल्टी ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा जो है टल जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के मानकों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में एक उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी को कवर करने के लिए स्थापित किया जाता है? तो ये आपका 5000 रुपये, ठीक है। सी आपका बिल्कुल सही। व्याख्या देख लेते हैं। उपकेंद्र की बात करें मैदानी इलाकों में 5000 की जनसंख्या पर, और पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में थोड़ी कम जनसंख्या होती है, तो वहां पर 3000 आबादी पर एक एएनएम वगैरह बैठती हैं, ठीक है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी की बात करें तो मैदानी इलाकों में 30,000 और पहाड़ी इलाकों में 20,000 तक यहाँ पर जो है कवर किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत
बाँटी जाने वाली माला डी और माला एन ये क्या है? सॉरी नामक गर्भ निरोधक गोलियाँ में मुख्य रूप से कौन-सा हार्मोन होते हैं? ये आपकी क्या है? ये आपकी प्रेगनेंसी को रोकने की एक प्रकार से तरीका होता है, ठीक है? बताइए केवल एस्ट्रोजन होता है, केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं या फिर आपका जो फॉलिकल स्टिमुल या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसमें होता है यानी एफएच एफएसएच बताइए। तो ये आपका जो एस्ट्रोजन, ये आपका जो प्रोजेस्टेरोन दोनों इसमें हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला डी और माला एन संयुक्त गर्भ निरोधक गोलियां हैं। इसमें सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, ठीक है? ये हार्मोन मिलकर के महिला के अंडाशय से अंडे को निकालने से जो है रोक देते हैं। इसमें एक पत्ते में 28 गोलियां होती हैं, 21 हार्मोनल गोलियां और 7 भूरे रंग की आयरन की गोलियां इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार एक सामान्य वयस्क को प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है? ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें तो आपका जो 150 माइक्रोग्राम ठीक है इसकी डेली आवश्यकता होती है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। व्याख्या देख लेते हैं। एक स्वस्थ वयस्क को अपनी थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए चलाने के लिए प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है? गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को यह आवश्यकता थोड़ी-सी बढ़ जाती है, लगभग 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन उसके लिए ज़रूरी होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा जो आपका ग्वाइटर रोग होता है वो हो सकता है और बच्चों में मानसिक मंदता यानी कि उसके जो मस्तिष्क का विकास है सही रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा में किसी वयस्क मरीज में शरीर के जलने के प्रतिशत का त्वरित अनुमान लगाने के लिए किस मानक नियम का उपयोग किया जाता है? तो रूल ऑफ 9 ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा होता है रूल ऑफ 9 यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए आग या केमिकल से जलने की स्थिति में इस नियम को जो है लागू किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। शरीर को 9% हिस्सों में जो है बाँटा गया है जैसे पूरा सिर 9%, एक पूरी बाँह 9%, ठीक है? दोनों को मिला के 18, एक ये, ठीक है? एक लेफ्ट, एक राइट। छाती और पेट आपका 18% यानी 9 आगे, 9 पीछे, ठीक है? छाती और पेट की बात करें 18 और पिछली जो आपकी बैकबोन यानी कि कमर होती है, पीठ होती है उसपे, वो भी आपकी 18%, ठीक है? एक पूरा पैर की बात करें वो भी 18%, दोनों को मिलाकर 36%, जननांग क्षेत्र की बात करें केवल 1%, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के आपका 100% हो गया है। इसी के आधार पर जो है डॉक्टर मरीज़ को ड्रिप वगैरह जो है चढ़ाने का निर्णय लेते हैं कि किसको किस प्रकार से जो है ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते समय 10 से 12 कॉर्डों के एक सेट का उपयोग क्या करना जिसका आकार 25 गुना 30 सेंटीमीटर हो, जिनमें प्रत्येक एक चित्र और पीछे एक संदेश जो है लिखा होता है, क्या कहलाता है बताइए? तो उसको क्या कहा जाता है? फ्लैश कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैश कार्ड कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। यह स्वास्थ्य शिक्षा का एक बहुत ही प्रभावी दृश्य श्रव्य उपकरण है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहानी के रूप में एक-एक करके कार्ड्स जो है दर्शकों के सामने फ्लैश करता है, दिखाता है। आगे चित्र होता है और जो दर्शक होता है, उसे देखते हैं और पीछे का संदेश पढ़ कर के कार्यकर्ता उन्हें समझाता है। ठीक है? इसका उपयोग 10 से 15 लोगों के समूह में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से एक और नई क्लास और नए क्वेश्चन के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।